The blind lady justice, often found as a symbol of justice in most of the apex court of the world, symbolizes justice, and equality is a means to ensure justice. Hello everybody, this is Danish and today we are going to discuss about right to equality. सर तो राइट टू इक्वलिटी आज हम लोगों को पढ़ना है. In the last classes, in the last lecture, we have completed till Article 13 of the Indian Constitution. Now we will take our discussion further toward the right to equality. Basically, the fundamental right starts from here. So let's start the discussion today. First of all, let's set the agenda for the today कि आज के लेक्चर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं by the end of this lecture. सबसे पहले we are going to discuss about the constitutional debate about the right to equality. Sir, what is the process that we are going to adopt to discuss this? The process that we are going to adopt is each of the article that is given as a part of article right to equality, that is article 14, 15, 16, 17 and 18. In all the discussion we are going to include what was the discussion or the prime discussion in the Constituent Assembly regarding the same. क्या क्या चर्चाएं हुई थी, क्या क्या बहस हुई थी उसके बारे में. फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रैशनल नेक्सस क्या होता है, एक टू स्टेज टेस्ट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और फॉर द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दैट वी डू टू इंश्योर इक्वलिटी. ठीक है सर. फिर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है. फिर डिस्क्रिमिनेशन को समझेंगे, आर्टिकल 15 का पार्ट है जो कि. फिर अफर्मेटिव स्टेट रिजर्वेशंस का एक हल्का जेनेसिस देखेंगे एंड व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड what does the abolition of title means और किस किस टाइटल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये आर्टिकल 18 का हम लोग पार्ट पढ़ेंगे. राइट सर, ओके सर. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल 14 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के बारे में. The first and foremost thing is to keep in mind is that Article 14 was not a separate or standalone article initially. तो जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो आर्टिकल 21 के ही पार्ट में आर्टिकल 14 को भी सब्ज्यूम किया हुआ था उस टाइम पे. तो आर्टिकल 21 उस टाइम पे रीड करते थे हम लोग तो ऐसे मिलता था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. बट आफ्टर सम ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट वेंट थ्रू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको एक सेपरेट पार्ट आर्टिकल 14 बना के रखा गया. ठीक है सर, ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट. अब हम लोग सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इक्वलिटी एंड व्हाट इज इक्विटी. तो सर अगर एकदम सिंपली समझा जाए तो इक्वलिटी इज द एंड, इक्विटी इज द मीन्स. सर समझ नहीं आया, ओके समझाते हैं. इस पहले पिक्चर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि द अजम्पशन इज दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम सपोर्ट. इसका मतलब हुआ सबको हमने इक्वल ट्रीटमेंट दिया. क्या इक्वल ट्रीटमेंट दिया? सबको एक एक बेंच दिया जिसपे ये लोग खड़े होकर मैच देख सके. लेकिन सबको इक्वल दिया, फिर भी ये जो बच्चा है इसको अभी भी मैच नहीं दिख रहा है ना, एंड द रेस्ट टू आर एंजॉयिंग द मैच. ठीक है सर, अभी दूसरा पहले देखते हैं. फिर इसमें क्या हुआ, इक्विटी. इसका मतलब कि सबको हम लोगों ने इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया बेस्ड ऑन द नीड. इस बच्चे को ज्यादा जरूरत थी तो इसको ज्यादा हाइट का टेबल दिया, इसको कम जरूरत थी तो इसको कम हाइट की टेबल दिया, और इसको जरूरत ही नहीं थी तो इसको दिया ही नहीं. This is the basic difference between the equality and equity. That is, in the concept of equality we give equal treatment, and in the concept of equity we give the proportional treatment. But the ultimate goal is of equity is to attain equality. ठीक है, इसीलिए हमने शुरुआत में बोला कि equity is the means and equality is the ends. सर अब इन दोनों में जो प्रॉब्लम था सबसे बड़ा वो क्या था, ये बैरियर, ये वॉल था जिसके वजह से ये लोग देख नहीं पा रहे थे. तो जस्टिस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो जस्टिस को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि इफ वी डू समथिंग दैट दिस बैरिकेडिंग इज रिमूव्ड, देन वी विल नो नीड टू गिव एनी सपोर्ट टू एनीबॉडी एंड एवरीवन विल बी एबल टू सी द मैच. So this is a perfect example of how to ensure justice in the society. And in the fundamental right that we are discussing as the right to equality, political justice is of foremost importance. तो यहाँ आपको एक ब्रॉड आइडिया समझ में आ गया कि इक्वलिटी, इक्विटी और जस्टिस कैसे हम लोग समझ सकते हैं. राइट सर, अब चलिए आगे देखते हैं. आर्टिकल 14 को सबसे पहले देखते हैं एक्ट में क्या लिखा है. लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है सर, दिस राइट एक्सटेंडेड टू सिटीजन्स, फॉरेनर्स एज वेल एज द लीगल पर्सन सच एज कंपनीज. ठीक है, तो आर्टिकल 14 को जब हम लोग देखेंगे ब्रॉडली तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है ना. एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ.
ठीक है सर। तो जिस तरह का हम लोगों ने इक्विटी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, मोर और लेस उसी तरह का कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में है। ठीक है सर। तो क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ से स्टेट को डिनाई करना मना किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन में क्या बोला गया है कि आप ऐसे लॉज को बनाएं, स्टेट को बोला गया आप ऐसे लॉ को बनाएं जो इंश्योर करेगा इक्वलिटी को, राइट। तो इन अ वे वी कैन से दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, है ना, कि आप किसी चीज को करने से रोक रहे हैं स्टेट को यहाँ पे, है ना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सिंस वी आर asking the states to make laws for the protection of equality or to ensure equality। ठीक है सर। और अगर हम लोग देखें तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। अब रूल ऑफ लॉ, जो कि हम लोग फर्दर केस लॉ के बाद इसको पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोला गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो एवी डाइसी साहब ने अपनी किताब में लिखा था। ठीक है। ये क्या है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ को जब समझते हैं हम लोग तो इसके ब्रॉडली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है द एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द सिटीजन टू द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। और प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है सर। तो प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया में इंश्योर नहीं किया जाता, और ये दोनों जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो दो टेस्ट था टू इंश्योर इक्वलिटी, है ना, और रूल ऑफ लॉ, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को फिर हमारे कोर्ट ने इन द केस ऑफ ईपी रोयप्पा वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हम लोगों ने रिवाइज किया। सुप्रीम कोर्ट हैज रिवाइज्ड द न्यू डॉक्ट्रिन एंड इंक्लूडेड द रूल ऑफ लॉ एज वेल एज द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। ठीक है सर। तो ये बात याद रखना है अपने को कि आर्बिट्ररी पावर जो स्टेट का होता है उससे बचाने के लिए, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, जिस भी तबके का हो, जिस भी सोसाइटी का हो, जिस भी रेस, कास्ट, रिलीजन का हो, सबका सब्जुगेशन सेम होगा लॉ ऑफ द लैंड्स के साथ। ठीक है। ओल्ड और न्यू को हम लोग अगर डॉक्ट्रिन को फिर से समझा जाए तो पहले में जो दो टेस्ट ऑफ इक्वलिटी माना गया था कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होगा और रैशनल नेक्सस होगा। सर समझाइए इसको। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो हम लोग इक्विटी के कॉन्सेप्ट में देखे थे कि अगर एक, मान लीजिए इसको समझते हैं एग्जांपल से, एक एग्जाम है, ठीक, एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम में अलग अलग बच्चे हैं ना, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। अगर मैं 5वें क्लास के बच्चे को और 11th क्लास के या 10th क्लास के बच्चे को सेम एग्जामिनेशन पेपर दे दूं, तो क्या ये वैलिड होगा, क्या ये जस्टिफाइड होगा इनके लिए? डेफिनेटली द स्टूडेंट ऑफ द 5th क्लास विल नॉट बी वेरी गुड इन आंसरिंग दोज, व्हाइल दोज ऑफ द क्लास 10 विल बी एबल टू आंसर इन अ बेटर वे। तो ये तो किसी तरह से जस्टिस नहीं हुआ। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करना हम लोगों के लिए जरूरी है, हम लोग को इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए, है ना, जस्टिस इंश्योर करने के लिए। ये क्लास 5 को क्लास 5 के लेवल का दिया जाए, क्लास 10 को क्लास 10 के लेवल का दिया जाए। और ये रैशनल नेक्सस क्या कहता है कि जो भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं टू इंश्योर जस्टिस, उस क्लासिफिकेशन का एक लॉजिकल, एक रैशनल बेसिस होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद दिस क्लासिफिकेशन। जैसे अगर आप एक हेल्दी कंपटीशन के लिए अगर इसी एग्जांपल को समझा जाए कि 5 क्लास के लिए एक लेवल 5 के क्वेश्चन बनाया गया और 10 क्लास के लिए एक लेवल 10 के क्वेश्चन बनाया गया। अब ये जो कंपटीशन हुआ, ये अल्टीमेटली हम लोगों का गोल हुआ कि एक हेल्दी कंपटीशन हुआ। ठीक, एक हेल्दी कंपटीशन हुआ सर। ठीक है। तो नए डॉक्ट्रिन में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, वो भी क्यों ऐड किया गया? टू चेक द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, है ना। तो बाकी के दो तो है ही, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल एक्सेस, उसमें ऐड कर दिया गया रीजनेबलनेस एंड द फेयरनेस। ठीक है। इसको मनिका गांधी केस में भी समझाया गया हमको, है ना, रीजनेबलनेस और फेयरनेस के बारे में। चलिए सर, अब क्या इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है वो एब्सोल्यूट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट हैज बीन गिवन, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो कोर्ट्स को आंसरेबल नहीं होते हैं अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, है ना, दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। फिर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है ना प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट, है ना, किसी भी कोर्ट में, जब वो अपने ऑफिस के में कार्यरत हो, जब वो ऑफिस में कार्य कर रहे हो। ठीक है सर। फिर कोई भी प्रोसेस ऑफ अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट प्रेसिडेंट का या गवर्नर का नहीं स्टार्ट कर सकते हम लोग जब वो ऑफिस में हो।
ठीक है सर। फिर सिविल प्रोसीडिंग ऑन द पर्सनल एक्ट ओनली आफ्टर 2 मंथ नोटिस, इसमें भी देख रहे हैं हमको इक्वल ट्रीटमेंट करने से हम लोग कुछ उसमें एक्सेप्शन क्लॉज लगा रहे हैं, कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं। सिमिलरली जब कुछ डीपीएसपी के कुछ लॉज को हम लोग इफेक्ट देना चाहते हैं आर्टिकल 31C के अकॉर्डिंग, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि इक्वलिटी को अंडरमाइन किया जाता है, इक्वलिटी को एक्सेप्शन लिया जाता है। उसी तरह कुछ इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी, है ना, फॉरेन से जो सॉवरेन होते हैं वो इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी को, उस इम्यूनिटी को भी कई बार इक्वलिटी के एक्सेप्शंस के तौर पे समझा जाता है। ठीक है सर, ये मोटा मोटी आपको एग्जांपल एक्सेप्शंस याद रखने हैं। अब आइए सर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 पे अभी एक मूवी भी आई थी, राइट। इसमें बताया गया है सबसे पहले, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, लेकिन सर आप ध्यान से दो वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट नहीं कर सकता। पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए डील करता है, और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई प्लस समथिंग एक और कंडीशन ला के अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करना चाहें तो वो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। लेकिन सोनली ओनली कास्ट पर, ओनली सेक्स के बेसिस पे, ओनली प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करती है स्टेट, देन दैट इज नॉट वैलिड एज पर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा में हम लोगों को बताया गया है कि सिटीजन्स या प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनके लिए बोला गया है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। तो ये बताया गया कि कुछ कुछ जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि शॉप्स का एक्सेस करना, रेस्टोरेंट में जाना, है ना, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट्स और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, ये सब चीज में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये स्टेट भी नहीं कर सकती है और प्राइवेट एजेंसीज भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ये जनरल पब्लिक नहीं कर सकती। ठीक है सर। और बाकी के जब थर्ड क्लॉज को देखते हैं, है ना, तो इसमें बोला गया है कि स्टेट अगर चाहे तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, इसकी छूट दी गई है आपको इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में। फिर अगर आप फोर्थ वाला देखेंगे, है ना, इसमें बोल रहा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो, उनके लिए अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे तो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा कि फिफ्थ वाला है, इसमें प्राइमरीली बात किया गया है कि अगर SC ST या SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में से किसी को भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन दिलवाना है, उसमें अगर आप उनको रिजर्वेशन देते हैं, दैट विल ऑल्सो बी नॉट काउंटेड एज डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। और लास्टली हमारा सबसे लेटेस्ट 103rd अमेंडमेंट के बाद ये पार्ट आया था जिसमें बोला गया था कि फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, कि EWS के बारे में रिजर्वेशन अगर सरकार देती है जो कि 10% लिमिट है, हम लोग जानते हैं, तो उसमें भी उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। अगेन इसको, इन सबको जब हम लोग रिजर्वेशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे चंपकम दोराई राजन केस आता है, जिसमें सबसे पहली बार चैलेंज किया गया था कि आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं जब इक्वलिटी का प्रोविजन हमारे पास है। तो फिर धीरे धीरे केसेस के साथ डेवलप होती है, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो तब भी पढ़ेंगे जब DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट का एक बार हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, या हु ओवर पावर्स वन ओवर द अदर, उसको जब डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अब आर्टिकल 16 को जब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 और 15 को समझने से पहले आप ये देखिए कि आर्टिकल 16 जो है वो प्राइमरीली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोल रहे हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि सरकारी किसी भी नौकरी में, है ना, जिसमें अपॉर्चुनिटी सरकार यानी स्टेट देना चाहती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ये तो सर सेम टू सेम आर्टिकल 15 पढ़ दिया आपने, उसमें भी यही वही नहीं। आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपके देखने को मिलेगा कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो कॉमन है 15 और 16 में, लेकिन डिसेंट और रेजिडेंस जो है वो एडिशनल है इन दिस आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन का कोई इंसान है ना, और उसको पर्टिकुलर किसी एक रेजिडेंस का रहने वाला है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का, है ना, तो उसके पर्टिकुलर उस बेसिस पे आप उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओपन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ डिस्क्रिमिनेशन और ब्रीच ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम।
ठीक है सर। फिर है रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आप जो है ये रिक्वायरमेंट अगर स्टेट करना चाहे कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले हैं टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो आपको ये चीज अलाउड है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्लॉज जब देखते हैं आप, तो इसमें बात किया गया है अगेन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के बारे में कि आप उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसमें आर्टिकल जो सब क्लॉज 4 है, इसके दो पार्ट्स, मतलब दो बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें। और पहला जब ए पार्ट ऐड हुआ, इसमें बोला गया कि रिजर्वेशंस इन द मैटर ऑफ प्रमोशन, ध्यान से इसको देखिएगा, विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। तो प्रोमोशन और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी में रिजर्वेशन दे सकती है सरकार एससी और एसटी कम्युनिटी के फेवर, अलाउड है वो। ठीक है। उसके बाद सर अनफिल्ड वैकेंसीज को बोल रहा है ना, अगर किसी लास्ट ईयर का कोई वैकेंसी था और उसमें जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कुछ वैकेंसी थी जो कि फिल नहीं हो पाई लास्ट ईयर, तो वो क्या होता था, पहले कैरी ऑन हो जाता था, है ना, तो कैरी ऑन होकर फिर इस साल क्लब हो जाता, तो उससे क्या होता था कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया कि वो कंपाइल होके वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था, कई बार 60-65% तक ऑफ द टोटल वैकेंसी ऑफ द एससी एसटी देखा गया। तो इस वजह से इसको बोला गया कि आप जो है उसको क्लब नहीं करेंगे, आप सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज निकालेंगे टू बी फिल्ड इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of the 50%। और ये सर 50% सीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, 50% सीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया गया था हमारे एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं इंदिरा सोहनी जजमेंट, इंदिरा सोहनी जजमेंट, सोहनी जजमेंट। ठीक है। फिर अब देखिए, अगर रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करना है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जैसे कि मान लीजिए कि जामा मस्जिद के हेड हैं या किसी इस तरह के शंकराचार्य लोगों का अगर रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्टिकुलर पब्लिक ये ऑफिस के लिए या एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और उसके लिए आप एक रिलीजियस डिमांड करते हैं कि रिलीजियस पर्सन उसके लिए होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज ऑल्सो अलाउड। फिर प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगेन ये 10% रिजर्वेशन अपार्ट फ्रॉम द एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन। तो ये हुआ कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। अब सर आगे देखिए आर्टिकल 17 को, तो आर्टिकल 7 की बात करता है सीधा सीधा कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो इसमें डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अनटचेबिलिटी अब खत्म हो चुका है, और अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है इसको तो दैट इज बेसिकली फॉरबिडन। तो फॉरबिडन का मतलब क्या हुआ सर, इट विल बी पनिशेबल। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो सर ये सब पावर का कैसे शेयरिंग हुआ है, किस तरह से बताया गया, थोड़ा समझाइए। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे कि आर्टिकल 35 जो होता है 35, उसमें दिया गया है कि भैया पार्लियामेंट जो है वो कुछ लॉज बना सकती है टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स अच्छे से एप्लीकेबल हो, और अगर उसका ब्रीच होता है तो उसके लिए पिनलाइज भी कर सकता है पार्लियामेंट। उसी के तहत आर्टिकल 17 में भी बोला गया है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो चुका है, अगर कोई उसका ब्रीच करता है तो आप उसके लिए एक्ट ला सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो सिविल प्रोटेक्शन राइट्स जो है, सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया है। ठीक है। और सर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो टर्म अनटचेबिलिटी है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है। ना ही वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है। लेकिन एक जनरल जो अपना डेफिनेशन होता है उसका ये मतलब होता है कि इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटीज imposed on certain classes of person because of their birth in certain castes। ठीक है। इसलिए ये सोशल बॉयकॉट को कंसिडर नहीं करता है। तो जब इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी हो रहा था तो उसमें भी बात की गई कि सर आप अनटचेबिलिटी को समझाइए कि मान लीजिए कि अगर क्वारंटाइन किया गया लोगों को, और क्वारंटाइन को आप कैसे अलग समझाएंगे कि वो अनटचेबिलिटी से अलग है। बहुत सारी बहस हुई, बातें हुई, डिबेट्स हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज को डिफाइन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। ठीक है। ओके सर। उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि इससे ये भी पता चलता है कि दीज आर नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, हमको इसको लॉ से इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है ना सर, तो इसको हमको लॉ से इंप्लीमेंट करवाए हैं। अब आर्टिकल 18 को जब एक बार देखिए ध्यान से, इसमें बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में। तो क्या सर कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते, बोल रहा है इसमें साफ, इन नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ठीक है। तो इसका मतलब कि अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे पीएचडी होल्डर है या कर्नल रैंक है, इन सब के अलावा
बाकी जितना राजा महाराजा धीराज ये सब जो टाइटल होता है वो प्रोहिबिटेड है, वो आप नहीं दे सकते हैं, स्टेट नहीं दे सकती है। बाकी मिलिट्री और एकेडमिक, डॉक्टर वॉक्टर पीएचडी, ये सब ये टाइटल्स एब्सोल्युटली अलाउड है। उसके बाद सर सेकंड पार्ट में बोलता है, ध्यान दीजिएगा, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए, अभी 2-3 साल पहले ही पूछा गया, ठीक। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो इंडिया का जो अपना सिटीजन है तो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, ठीक है सर। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट में इसका डिस्कस किया गया कि दो, अगर वो आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं भी है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो होल्ड करता है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर में, तो वो कुछ भी अगर एक्सेप्ट करता है फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल्स वगैरह, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ओके सर। और लास्टली बोला गया कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर the state without the consent of president accept any present emoluments or office of any kind from or under any foreign state, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो यहां से अपने को ये समझ में आ गया, नोट करने वाली बात ये थी कि हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी दैट इज महाराजा, दीवान एक्सेट्रा, जो कॉलोनियल स्टेट्स में दिए गए थे वो सारे बैंड कर दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर। वही नेशनल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये बैंड नहीं है इस आर्टिकल से, याद रखिएगा ये बैंड नहीं है, लेकिन इनको सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे नाम के आगे पीछे लगाना अलाउड नहीं है, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड, आपको अवार्ड की जब्ती करनी पड़ेगी, है ना, फॉरफिटिंग ऑफ द अवार्ड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एक और चीज आप जब देखिएगा कि आर्टिकल 18 जो था वो बाकियों से अलग था। कैसे अलग था? इस मायने में भी अलग था कि 14 से लेके 18 17 तक सारे जो थे वो क्या थे कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस है उसको अपलिफ्ट करने की बात कर रही थी, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन से रोकना है, अनटचेबिलिटी से रोकना है। और वही आर्टिकल 18 में आते ही बोला गया कि जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज लोग हैं, जो महाराजा, धीराजा, दीवान, चंद, ये सब टाइटल लगाए हुए हैं, दे शुड एक्चुअली बी ब्रॉट डाउन, है ना। मतलब ब्रॉट डाउन का मतलब ये है कि उनको इक्वल लाना है, टू इंश्योर इक्वलिटी एंड अल्टीमेटली टू इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी। That's all for the today's class. In the next class, we are going to discuss further the Article 19 of the Indian Constitution, that is about the freedom, that is freedom of speech, expression, and all those things in details. Till then, take care and have a nice day. Okay. Thank you. Finally, for any of the doubts and discussions that you want, or any of the suggestions that you want to make, for particularly for the polity issues, doubts and queries, you can contact at the telegram given over here. Also, you can email at this email ID. For any general details about IAS Nama and the lectures related to the topic, you can visit the official channel, or you can scan this QR to visit the telegram channel and join this channel to get updates about the various upcoming lectures. And also a very well curated MCQs are being published over there on a daily basis. Do go and take those pages to boost your preparation for the civil services examination. Thank you all.